नमस्कार मेरे बच्चों। आज हम मॉडल पेपर बायोलॉजी का फर्स्ट पेपर जो क्लास 12 का जो जीव विज्ञान है उसका पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मॉडल पेपर फर्स्ट क्या कर रहा है, यह मॉडल पेपर कक्षा 12 के संभावित पैटर्न पर आधारित है। अगर भविष्य में यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर में कुछ बदलाव होता है तो इससे अगले संस्करण में अपडेट कर दिया जाएगा। बता दिया पहले ही हम लोग कि इसमें कोई भी बदलाव होगा तो इसको बता दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पहला प्रश्न है, इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न मॉडल पेपर से इसी तरह पेपर में आएगा, आप लोग देखते रहिएगा। इसमें क्या कह रहा है, निर्देश पहले पढ़ेंगे। निर्देश क्या है, सबसे पहले निर्देश करना है, ये क्या कह रहा है, इसमें प्रारंभ में 15 मिनट आपको क्या दिया जाएगा, अभ्यर्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। पर आवश्यकता अनुसार क्या करना, अपने उत्तर की पुष्टि के नामांकित चित्र बनाइए। क्लियर है। उसके बाद करा सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। क्लियर है। हाँ, प्रश्न नंबर 1 कहा करा है, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखिए। क्लियर है। हाँ, पहला हमारा प्रश्न है। हाँ, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा स्लाइड अच्छा से जाए। हाँ, प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। पहला हमारा प्रश्न है, क्या है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक पराग कोश में लघु विचारुओं की संख्या कितनी होती है। एक पराग कोश में लघु विचारुओं की संख्या कितनी होती है, बताइए। 2 होता है, 4 होता है, 1 होता है या 8 होता है। तो इसका उत्तर भी हम साथ साथ देते चलेंगे। उत्तर क्या है, एक परागकोश में लघु विचारियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर है। दूसरा प्रश्न है, बी वाला क्या कर रहा है, बी वाला हमारा है, एक परागकोश में लघु विचारियों की संख्या 4 होती है। दूसरा प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, अमोनिया है, मीथेन है, एथेन है या ब्यूटेन है। हमको पता उत्तर में मीथेन गैस गोबर गैस का मुख्य घटक जो लगभग 50 से 70% पाया जाता है। किसमें, गोबर में। जो एनिमल डंक होता है उनमें मेथियोनोजन नामक एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, गोबर को मेथेन में कन्वर्ट करता है, उनके हाथ में पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट गो वाला प्रश्न देख लीजिए। गो का कह रहा है, एक संकरण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से संकरण कराए जाएं। और द्विसंकरण या कौन सा, परिच्छाद संकरण या व्युत्क्रम संकरण या स्वसंकरण। इसमें बताइए कौन सा संकरण कराएंगे कि संकरण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए, यानी एक संकरण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, एक संकरण कराने के लिए व्युत्क्रम संकरण कराई जाती है। एक संकरण की संपूर्ण जानकारी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम संकरण कराना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट ग वाला देखेंगे। घ का, IUCN का स्थापना वर्ष क्या है। IUCN का स्थापना वर्ष क्या है, IUCN का स्थापना वर्ष 1948 है। कितनी है, 1948 है। किसकी, 1948। क्लियर है। नेक्स्ट अब लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न कितने का होगा, सभी 1-1 नंबर के लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको ले लिया उसमें, कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पहला हमारा प्रश्न है, क्या कर रहा है, भारत में जैव प्रौद्योगिकी के 2 केंद्र हैं, कौन से हैं। तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी के 2 केंद्र निम्नलिखित हैं। पहला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या, 2 हमारे पास केंद्र। भारत में जैव प्रौद्योगिकी कितने केंद्र, 2। कौन कौन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, दूसरा क्या, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। याद करके चलेंगे, पहला क्या, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, दूसरा क्या, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। याद करेंगे, आप लोगों को सही रहेगा। दूसरा है घ है हमारा आया है ख, टीकाकरण किसे कहते हैं। हाँ, टीकाकरण किसे कहते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, टीकाकरण किसे कहते हैं। देखते हैं, टीकाकरण किसे कहते हैं, तो मृत निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु या उनके उत्पादों से निर्मित पदार्थ को टीका को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण कहलाती है। क्या कहलाती है,
टीकाकरण कहलाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ग। ग का कह रहा है, ग जो ग नंबर का प्रश्न है हमारा ग, ये क्या कहता है, मादा लैंगिक हार्मोन्स का नाम बताइए। मादा में कौन से लैंगिक हार्मोन्स निकलते हैं? तो उत्तर क्या होगा, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन दोनों मादा लैंगिक हार्मोन है। याद कर लीजिए, मादा में कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन मादा लैंगिक हार्मोन्स है। याद हो गया। नेक्स्ट हमारा घ आता है, घ न हमारा है, घ का कहता है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक हमारा जो प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़े नहीं रहते हैं। प्रोकैरियोटिक के साथ क्या होता है, प्रोटीन जुड़े नहीं रहते, परंतु यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं। ये पहला पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक के साथ हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं होते, परंतु यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हमारा क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है प्रोकैरियोटिक डीएनए वृत्ताकार जबकि यूकैरियोटिक डीएनए रेखीय होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, वृत्ताकार, और जबकि यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, रेखीय होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा अंग नंबर का है, क्या कर रहा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईडी किस प्रकार के गर्भ निरोधक का कार्य करता है? किस प्रकार के गर्भ निरोधक का कार्य करता है? उत्तर क्या है, यह किसी भी क्या, यह किसी धातु, कॉपर या स्टील अथवा प्लास्टिक का एक कुंडलीनुमा या कुंडलित यंत्र होता है जो एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा गर्भाशयी गुहा में स्थापित किया जाता है। यानी इसका कॉपर टी इसी तरह रहता है, कॉपर टी क्या होता है, इसी क्रिया रहता है, जो गर्भाशय की जो गुहा होती है उसके ऊपर दवा लगा दिया जाता है, जिससे उसके अंदर स्पर्म नहीं पहुंच पाते। क्लियर है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, इस युक्ति में मुक्त हार्मोन या आयन अंडाणु तथा शुक्राणुओं के मिलन में बाधा उत्पन्न करके गर्भ निरोधक का कार्य करते हैं। जैसे कॉपर टी हो गया, मोचक हो गया, CUT हो गया, या हार्मोन्स मोचक हो गया, या LNG-20 हो गया। ये सब क्या है, सब गर्भ निरोधक है। क्या है, गर्भ निरोधक है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है लघु उत्तरी प्रश्न। अब आता लघु उत्तरी प्रश्न कितने नंबर का होगा, सब 2-2 नंबर के लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें हमारा है, पहला प्रश्न क्या है, पहला हमारा प्रश्न है परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, पराग कोश की सबसे अंदर की सतह टेपिटम कहलाती है। टेपिटम की कोशिकाओं में सघन जो द्रव्य पाया जाता है वह केंद्रक एक से अधिक होते हैं तथा यह विकसित होते हैं, पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं। क्लियर है। इसके अतिरिक्त पराग कण की भित्ति निर्माण में टेपिटम यूबिस कणों का श्रावण करती है, जो पराग कणों को एक्साइन निर्माण के लिए स्पोरुलियन व अन्य पदार्थ प्रदान करता है। यह कीट आकर्षित पराग कणों के चारों ओर अस्तर बनाने के लिए पराग पदार्थ एवं लघु बीजाणु के चारों ओर समान कैलोज स्तर को घोलने के लिए कैलोज का श्रावण करती है। क्लियर है। इसको आप लर्न कर लेंगे बहुत अच्छा से। नेक्स्ट हम आता है वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, या अथवा वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। इसका उत्तर होगा परितंत्र में जीवों के खाद्य जाल से में संतुलित उचित जल चक्र, प्रदूषण नियंत्रण तथा जाति विविधता बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत है। कौन कौन से कदम उनके द्वारा उठाए जाते हैं। पहला है, कौन सा कदम, पहला कदम है राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य अभ्यारण्यों, बाघ आरक्षित क्षेत्रों एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना। दूसरा वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कानून बनाना, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। तीसरा है सामाजिकी वानिकी में जन भागीदारी को प्रोत्साहन करना
या लोगों में वन्य जीव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, या पोलियो रोग उत्पन्न करना। सॉरी, नेक्स्ट अब हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, पोलियो रोग पर टिप्पणी लिखिए। पोलियो रोग पर टिप्पणी लिखिए। पोलियो किसे कहते हैं? उत्तर क्या है हमारा? पोलियो क्या है? पोलियो यह सामान्यतः बाल्यावस्था में होने वाला वायरस द्वारा उत्पन्न रोग है। यानी पोलियो किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा। इसे विषाणु का संक्रमण भोजन या जल के साथ होता है। विषाणु आहार नाल की कोशिकाओं में प्रवेश करते तथा वृद्धि करते हैं। क्लियर है? तथा वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट, वृद्धि करते हैं। ये वृद्धि करते क्या करते हैं? या यहाँ पे से लसिका रुधिर परिसंचरण द्वारा विषाणु केंद्र की तंत्रिका तंत्र पहुंच जाता तथा पोलियो विषाणु मेरुरज्जु के पृष्ठ भागों में पृष्ठ भृंगों को नष्ट कर देता है तथा पृष्ठ भृंग नष्ट होने के कारण पेशियां में प्रेरणा नहीं पहुंच पाते और धीरे धीरे पेशियां हार्श हो जाता है। इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? ओपीवी वैक्सीन तरल बूंद के रूप में मुख द्वारा दी जाती है। तरल मुख में, यानी जो पोलियो का ड्राप करते हैं 2 बूंद, जिसके लिए अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं पोलियो की 2 खुराक जरूरी है, उसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का है प्रभाविता अप्रभाविता में विभेद कीजिए। प्रभाविता किसे कहते हैं और अप्रभाविता किसे कहते हैं? क्लियर है? प्रभाविता अप्रभाविता किसे कहते हैं? एक तरफ प्रभाविता, एक तरफ अप्रभाविता है। शब्द 2 नंबर का है। तो पहला प्रभाविता, यह वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में विषम युग्मी अवस्था में प्रकट होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है तथा यह गुण प्रभाविता कहलाता है। उसी प्रकार वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में विषम युग्मी अवस्था में प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। उसी प्रकार उदाहरण में जैसे प्रभाविता में मटर में लंबापन, पुष्प में लाल रंग, फली का रंग आदि, ये क्या है? प्रभावी लक्षण। अप्रभावी उदाहरण क्या? मटर में बौनापन, पुष्प का श्वेत रंग, फली का रंग आदि का है अप्रभाविता के उदाहरण है। नेक्स्ट अंग आ गया हमारा। अंग क्या है? प्लाज्मिड और गुणसूत्री डीएनए में अंतर लिखिए। प्लाज्मिड और गुणसूत्री डीएनए में अंतर। एक तरफ हमारा प्लाज्मिड है, एक तरफ हमारा गुणसूत्री डीएनए। क्लियर है? थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक, एक तरफ प्लाज्मिड, एक तरफ हमारा गुणसूत्री डीएनए। ये प्राय वृत्ताकार, ये प्राय कैसा होता है? वृत्ताकार। इनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा एवं बड़ा होता है। ठीक, इनमें वाहक के रूप में काम आते हैं, काम आया जाता है। क्या इन्हें वाहक के रूप में काम लिया जाता है। इसमें क्या होता है? इन्हें वाहक के रूप में काम नहीं लिया जाता। किसको? गुणसूत्री डीएनए को। प्लाज्मिड डीएनए को वाहक के रूप में काम लिया जाता है। क्लियर है? ये अतिरिक्त गुणसूत्री रचनाएं होती हैं। यह मुख्य गुणसूत्री रचनाएं होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अब आएंगे हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न में, जो 3rd वाला सेकंड पार्ट है। लघु उत्तरी प्रश्न कितने नंबर का आता है देख लीजिए आप लोग। सभी 3-3 नंबर के आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है देखिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, हाँ, टाइफाइड का कारक, लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। टाइफाइड किसके कारण होता है? क्लियर है? अब बताइए उत्तर क्या? टाइफाइड रोग साल्मोना टाइफी नामक जीवाणु से होता है। किसके नामक? साल्मोना टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इससे जीवाणु से होता है। यह रोग प्राय 1 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे में होता है। इस रोग का संचरण घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन से होता है। क्लियर है? लक्षण क्या क्या इसके हैं? जब हो जाएगा किसी को टाइफाइड का क्या लक्षण होगा देखेंगे। लक्षण क्या है इसमें? हाँ, लक्षण सबसे पहले मस्तिष्क पीड़ा तथा टाइफाइड ज्वर जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है। संक्रमण के प्रथम सप्ताह के प्रत्येक दिन शारीरिक ज्वर में वृद्धि होती रहती है। अब आते हैं टाइफाइड का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखेंगे टाइफाइड का परीक्षण। इसका परीक्षण विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। विडाल परीक्षण जानते हैं, जो एक स्लाइड के माध्यम से किया जाता है। विडाल परीक्षण स्लाइड के माध्यम से होता है। रोकथाम उपचार क्या है? इसके रोकथाम और उपचार क्या क्या है? सबसे पहले आसपास की सफाई करना। किसकी? आसपास की सफाई करना। दूसरा क्या? पानी को उबाल कर पीना। बाजार की खुली वस्तुओं को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चौथा, भोजन ढक कर रखना चाहिए। पांचवा, प्रभावशाली मल त्याग विसर्जन व्यवस्था तथा स्वच्छ वातावरण होना
चाहिए। छठवां क्या है, शिशुओं को टैब का टीका लगवाना चाहिए। टैब टाइफाइड इम्यूनेशन रिकॉग्निशन टीकाकरण से प्रशिक्षण का प्रभाव 3 वर्ष तक रहता है। इसके बाद क्लोरोमाइसिन और टेट्रामाइसिन चिकित्सा की सलाह पर दी जाती है। जो दवाएं हैं क्लोरोमाइसिन और टेट्रामाइसिन, इन दवाओं का प्रयोग किसमें किया जाता है, मलेरिया के उपचार में किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिए, ख नंबर का प्रश्न है। ख क्या कहता है, जूम कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, ख क्या कहता है, डाउन सिंड्रोम विकार के किस किस जोड़े पर असमानता के कारण होता है। जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन माने कम, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या देखते हैं कितनी होती है। तो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम करा। डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडन डाउन किसने खोजा था, लैंगडन डाउन ने 1866 में खोजा था। यह रोग 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स गुणसूत्र की, देखो गुणसूत्र के 46 गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, जिसमें 22 जोड़े और एक होता है 23वां जोड़ा। 22 जोड़े सब में समान होते हैं जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ी जो होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो 22वां जोड़े ऑटोसोम्स, जो मेल और फीमेल दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है। तो कह रहा है जो लैंगडन डाउन ने 1866 में किया था। कह रहा है यह रोग 21वें जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र में के एक अतिरिक्त प्रति के कारण होता है, जो त्रिगुणता कहलाती है। इस प्रकार इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति माथा चौड़ा, गर्दन एवं अंगुलियां छोटी तथा फूली हुई, कद छोटा, मंद बुद्धि या विवंदित खुरदरी, त्वचा मोटा, जीभ उभरा हुआ, निचला ओठ आदि लक्षण समानता पाए जाते। इसी कारण मंगोलियन बेवकूफ भी कहा जाता है, यानी जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है उसे क्या कहेंगे, मंगोलियन बेवकूफ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। हम लोग गौ नंबर का प्रश्न देखते हैं। गौ क्या कह रहा है, गौ हमारा प्रश्न है। गौ क्या कह रहा है, पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए, यानी पुरुष में कौन कौन 3 सहायक ग्रंथियां हैं। पुरुष क्या करा, पुरुष की सहायक नलिकाओं के प्रमुख कार्य निम्न का, वृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग द्वारा बाहर लाई जाती है। दूसरा क्या है, शुक्राणुओं का संग्रह करती है, कौन, यही पुरुष लिंग है। दूसरा क्या है, पुरुष की सहायक ग्रंथियों के प्रमुख कार्य निम्न है। पहला क्या है, शुक्राशय छारी चिपचिपे एवं गाढ़े तरल का श्रावण करता है, जो वीर का 60% भाग बनाता था, वीर का स्कंदन करता है। क्लियर है। अब आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, वह आंशिक अम्लीय तरल या श्रावण करती है, जो वीर का लगभग 25% बनाती है। कितना, 25% बनाती है। हम शुक्राणुओं को सक्रिय करता है, कौन, यही प्रोस्टेट ग्रंथि में। उसके बाद है कॉपर्स ग्रंथि, चिपचिपा एवं क्षारी तरल स्रावित करते, जो मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता तथा योनि को चिकना बनाता है, कौन, काइपर्स ग्रंथि। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा प्रश्न, घ नंबर का प्रश्न देखते हैं। घ है हमारा, हाँ, क्राई प्रोटीन्स क्या है, इसको पैदा करने वाला जीव का नाम लिखिए। तो सबसे पहले उत्तर है बीटी कपास। बीटी कपास मतलब क्या होता है, बीटी कॉटन। बैसिलस थ्यूरेजियस जीवाणु की प्रमुख प्रजातियों द्वारा ऐसे विषाक्त प्रोटीन जीव विष का निर्माण किया जाता है, जो विशिष्ट वर्ग के कीटों जैसे कोलियोप्टेरन, जिसे श्रिंग कहते तथा बैक्टीरियन मक्खी मच्छर को मारने में सहायता होता है। जीवाणु अपने जीवन काल की विशिष्ट अवस्था में इस विषाक्त प्रोटीन के रवों का निर्माण करता है। विषाक्त प्रोटीन स्वयं जीवाणुओं को खत्म नहीं करता, क्योंकि यह विषाक्त जो था प्रोटॉक्सिक के रूप में निर्मित होता है। इस विषाक्त जीव विष का निर्मित प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहते हैं। जब भी कोई कीट इस पादप को खाता है तो निष्क्रिय जीव विष कीट की आहार नाल में पहुंचकर क्षारीय पीएच के कारण अपनी सक्रिय अवस्था बदल देता, जो कि इसकी घुलनशील
अवस्था होती है सक्रिय विष कीट की आंत की उपकला की कोशिकाओं के साथ जुड़कर इसमें छिद्र का निर्माण कर देता है। इस कारण कोशिकाएं फट जाती हैं और कीट की मृत्यु हो जाती है। बीटी विष भी अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग जीनों द्वारा कूटबद्ध किया जाता है, जैसे क्राई-आईएसी अथवा क्राई सेकेंड एबी जीन द्वारा निर्मित विषाक्त प्रोटीन कपास के गोलक शलभ कृषि नियंत्रित करती है। क्राई फर्स्ट एबी जीन द्वारा निर्मित विषाक्त प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है, जिसे मक्का में छेद हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट 5वें नंबर पर आएंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है, अपघटन को परिभाषित कीजिए। भी 3 नंबर का है। अपघटन को परिभाषित कीजिए। उत्तर क्या है, अपघटन अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनेक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, मृत पादप जंतुओं के शरीर उपावस्था जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि में परिवर्तित करते हैं। पादप के विभिन्न मृत भाग जैसे पत्तियां हो गया, जड़ हो गया, तना आदि जंतुओं के मृत शरीर इनके उत्सर्जित पदार्थ जिनका अपघटन होता है उन्हें अपरदन कहते हैं। अपघटन की प्रक्रिया में अनेक चरण सम्मिलित होते हैं जो निम्न है। पहला हमारा क्या है, विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। अनेक अपरदनहारी जैसे केचुआ हो गए अपरदन करके छोटे छोटे भागों विखंडित कर देते हैं। उसका निक्षालन क्या होता है, इसमें अपघटन द्वारा निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ रिसते हुए मृदा की गहराई में पहुंच जाते तथा इस प्रक्रिया को ही निक्षालन कहते। अब आता अपचयन। इस चरण में जीवाणु व कवक अपरदन के छोटे छोटे टुकड़ों पर वह कोशिकाओं एंजाइमों का श्रावण करते हैं जो एंजाइम अपरदन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर देता है। अब आता है हिमीकरण क्या होता है, अपचयन की प्रक्रिया के पश्चात एक अर्ध अपघटित गहरे रंग की क्रिस्टली रहित कठोर रचना का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस के अपघटन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है क्योंकि इसमें ग्लिगलीन काइटिन की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद आता है खनिजीकरण किसे कहते हैं, खनिजीकरण ह्यूमस पर पुनः सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं। वह इसमें उपस्थित पोषक तत्वों को पुनः मुक्त करके उन्हें उत्पादकों के रूप में उपलब्ध कराते हैं। अब आता हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, डेंगू और चिकनगुनिया के रोगजनक जीवों का नियंत्रण के उपाय को लिखिए। या मच्छरों में होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा उनके रोकथाम का वर्णन कीजिए। क्लियर है। हाँ, तो पहला हमारा आंसर है डेंगू। हाँ, क्या है, डेंगू है उत्तर हमारा है। डेंगू व चिकनगुनिया क्रमशः प्लेवी विषाणु तथा चिकनगुनिया विषाणु द्वारा होते हैं, इनके द्वारा ये होते हैं। वो मच्छर का रोकथाम उपाय क्या है, डेंगू व चिकनगुनिया की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय मच्छरों के प्रजनन की जगह का नियंत्रण, उन्हें खत्म कर देना। क्लियर है, उनको खत्म कर देना होता है। दूसरा है आवासीय क्षेत्रों में और उनके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। तीसरा का अंधेरे तथा नमी वाले स्थानों पर कीटनाशकों जैसे डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। डीडीटी का फुल होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिलीन, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिलीन इसका फुल फॉर्म होता है। इनके अतिरिक्त दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगवानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना घुस सके और एवं पूरी आस्तीन वाली शर्ट तथा पैंट पहननी चाहिए, पूरा भरवाई का पैंट पहनना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट अब गौ नंबर का गौकाकारा कृत्रिम संकरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दो भिन्न भिन्न किस्म के उत्तम वांछनीय गुणों को एक ही किस्म में संभावित स्पष्ट करना संकरण कहलाता है। संकरण क्या कहलाता है, दो भिन्न किस्म के उत्तम वांछनीय गुणों को एक साथ मिलाना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। क्लियर है। कृत्रिम संकरण किसे कहते हैं, विभिन्न प्रजातियों और किस्मों को के दो अथवा अधिक प्रकार के पादपों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को साथ लाएं एवं नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चयनित संकरण होता है जो पादप प्रजननों
प्रजनकों को कृत्रिम रूप से संपन्न किया जाता है। इसमें कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। कृत्रिम परागण विभिन्न जातियों के पादपों के मध्य भी किया जा सकता है। महत्व कृत्रिम परागण, महत्व इसका देखेंगे, यहाँ पे महत्व है। महत्व कृत्रिम परागण विधि से उत्तम किस्म की फसलें प्राप्त की जाती है जो उत्पादन गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनके द्वारा रोग प्रतिरोधक बीज उत्पन्न होते हैं। अब आता है कृत्रिम परागण करने हेतु दो आवश्यक उपक्रम कौन कौन है। पहला है विपुंसन। विपुंसन या मध्यांकरण के इनमें पादपों के द्विलिंगी पुष्प के पराग कोशों को उनकी कलिका स्थिति में ही चिमटी से निकाला जाता है। इसके पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। इसके बाद क्या है थैलीकरण। क्या है थैलीकरण क्या होता है। इसे बैंगिंग या बोरा वस्त्राणय भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में विपुंसित एवं समान दोनों प्रकार के पुष्पों को पॉलीथीन आदि के थैले में अनैच्छिक रूप पराग कणों द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र का संदूषण करके ढक दिया जाता है। जब इच्छित पुष्प के विपुंसित वर्तिका परिपक्व होते हैं तब उन्हें दूसरे इच्छित पुष्प के पराग कणों को छिड़काव कर दिया जाता है। पुष्पों को पुनः क्या किया जाता है, अवतरित कर दिया जाता है। अब हो गया। नेक्स्ट, अब घ नंबर का हमारा प्रश्न है, बहुप्रभावी जीन एवं घातक जीन क्यों कहलाते हैं। एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। हाँ, घातक जीन किस बारे में। आगे हाँ देख लीजिए उत्तर क्या है। कुछ जीन्स एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। यानी कुछ जीन का होते हैं जीव एक से अधिक कुछ जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। ऐसे जीन बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। जीवों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनके विशेष लक्षणों को तो प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ ये जीन्स उनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में घातक भी होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, घातक जीन कहते हैं। क्लियर है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक यल क्यूनेट ने पता लगाया कि घरेलू चूहों में बालों का रंग वाई भूरे रंग के स्मॉल वाई प्रभावी होते हैं। इनके संग्रहण कराने पर ये फल पीली दोनों प्रकार के चूहे एक संबंध एक अनुपात में मिले। उन्होंने आशंका हुई कि चूहों की आबादी में पीले बालों वाले सिद्ध नस्ली अर्थात युग्मजीव वाई कैपिटल वाई चूहे नहीं होते हैं। जब उन्होंने दो पीले बालों वाले चूहों को संग्रह कराया तो उन्हें हर बार पीले भूरे बालों वाले रंग दो संबंध एक अनुपात में उत्पन्न हुए, जबकि मेंडल पद्धति के अनुसार इनका अनुपात 3 संबंध 1 का आना चाहिए था। इस संग्रहण की मादाओं की जांच करने में पता चला कि प्रभावी युग्मजीव वाई भ्रूण विकास की अंतिम अवस्था में ही मृत हो जाते हैं। अर्थात यह सिद्ध हुआ कि जीन जो वाई जीन दो प्रभाव हैं। विषम युग्मी अवस्थाओं कैपिटल वाई स्मॉल में पीले बालों के रूप में प्रदर्शित होता है, जबकि विषम युग्मी अवस्था में कैपिटल वाई यह मृतकारक या घातक रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं, घातक जीन कहते हैं। अब आता है सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं। ये भी हमारा 3 नंबर का प्रश्न है। सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं। फ्रांसिस क्रिक ने अणुजैविकी एवं केंद्रकी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह mRNA तक केंद्रित होता है। mRNA तक केंद्रक से बाहर बहुकोशिका द्रव्य की तरह होता है। तत्पश्चात mRNA में न्यूक्लियोटाइड के क्रम का अमीनो अम्ल के क्रम के रूप में अनुवाद होता है। इसे सूचनाओं का केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अतः दो पद होते हैं, पहला अनुलेखन, दूसरा है अनुवाद। जैसे डीएनए का अनुलेखन करेंगे तो क्या होगा, आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, आरएनए। पुनः आरएनए का अनुवाद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। कब आता है, टेमिन और वाल्डमोर ने सन 1970 में विपरीत अनुलेखन का पता लगाया, जिन्होंने रिवर्स ट्रांजेक्शन का नाम दिया। रिवर्स
इन ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जैसे डीएनए का अनुलेखन करेंगे तो एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए का अनुवाद करेंगे तो प्रोटीन बना। उसी प्रकार आरएनए का अनुलेखन करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे अपोजिट, क्या बनेगा, डीएनए बन जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पुनर्योजन डीएनए पर टिप्पणी। देखिए इस पर पुनर्योजन डीएनए पर टिप्पणी। उत्तर, आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुई, आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुई साधारण प्रगति के जीव प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आंशिक अभियांत्रिकी को जन्म दिया। जिन आनुवांशिकी अभियांत्रिक तकनीक सहयोग से किसी एक प्रजाति के जीव के वांछित जीनों डीएनए को संवाहक डीएनए में निवेशित करके अन्य प्रजाति के जीवों में प्रवेश किया जाता है तथा वांछित डीएनए युक्त जीव प्राप्त किए जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने संकरण द्वारा नहीं बल्कि जीवों के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में जोड़ तोड़ करके सूक्ष्म जीवों पादपों तथा जंतुओं की मानव के लिए आधुनिक उपयोगी नस्ल की उत्पत्ति की, जिन्हें आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। क्लियर है। हम नेक्स्ट वीडियो में आनुवांशिक अभियांत्रिकी थोड़ा सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कृत्रिम विधियों द्वारा कोशिकाओं के आनुवांशिकी रूपरेखा परिवर्तन किया जाता है। इसमें पुनर्योजन या पुनर्योजित डीएनए कहा जाता है। इन्हें क्या कर पुनर्योजन या पुनर्योजित डीएनए कहा जाता है। इस तकनीक में दो भिन्न जीवों के डीएनए को संयुक्त रूप से प्रयोजन डीएनए द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस तकनीक को पुनर्योजन डीएनए तकनीक या रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा ग वाला कह रहा है हार्मोनल गर्भनिरोधक, हार्मोनल गर्भनिरोधक पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है हार्मोनल गर्भनिरोधक विधियों में हार्मोन के उपयोग द्वारा गर्भधारण की संभावना को कम किया जाता है। हार्मोनल गर्भनिरोधक के अंतर्गत विभिन्न हार्मोन मोचक आईयूडी गर्भनिरोधक गोलियां अंतरोपण आते हैं। करा हार्मोनल गर्भनिरोधक की क्रियाविधि कैसे होती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हार्मोनल गर्भनिरोधक में प्राय प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। ये हार्मोन एफएसएच एमएलएच के स्राव को कम कर देते हैं तथा अंडो उत्सर्ग रोपण की संरपित करने के साथ साथ गर्भाशय क्रिया की श्लेष्मा की गुणवत्ता की भी बदल देते हैं। इससे गर्भाशय की शुक्राणु प्रवेश करने पर रोक लग जाता है अथवा उनकी गति मंद पड़ जाती है। अब आता है हार्मोनल गर्भनिरोधक के लाभ। इसके कौन कौन से लाभ है। मैथुन के 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन के उपयोग को आपातकालीन गर्भनिरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया। जैसे N172 हो गया, बहुत सारे हैं जो 72 घंटे के अंदर इनको खिला दिया जाता है। इसका उपयोग बलात्कार या असमान असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली असंभावित समगर्भता को बचाने के लिए किया जाता है। क्लियर है। अतः हार्मोनल गर्भनिरोधक की हानियां, इसके क्या क्या हानियां हैं। इसके अत्यधिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके कारण प्रज्वलता यानी एलर्जी उत्पन्न हो सकती है या हार्मोन संतुलन को बिगाड़ सकती है, जिसके बाद में चाहने पर भी गर्भधारण नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है बीओडी संकेताक्षर का पूर्ण रूप दिखाते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन जिसे लिखा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। प्रदूषित जल में अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों का अधिक होता है, अतः जब जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव इनका विघटन करते हैं तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। इस कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है तथा इसकी कमी के कारण जलीय जीव मरने लगते हैं। क्लियर है। अतः ऑक्सीजन की मात्रा जो सूक्ष्म जीवों को जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को पूर्ण विघटित करने के लिए आवश्यक है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या बीओडी कहलाती है।
उच्च बीओडी की मात्रा अधिक जल प्रदूषण का संकेत होती है। पेयजल की बीओडी सदैव 0.1 ppm के मध्य होनी चाहिए। औद्योगिक संस्थानों से निकले अपशिष्ट जल की बीओडी लगभग 2500 से 30,000 ppm होता है। तब पुनः उपचार द्वारा जब इसकी बीओडी 5 से 10 ppm तक न हो पाए तो इस नदियों में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो नदी के में जितने भी जीव होंगे क्या हो जाएंगे, मरने लगेंगे। अब आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो 5 नंबर के होते हैं। इसमें पहला पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। पीसीआर का है उत्तर, पीसीआर लक्ष्य डीएनए में शीघ्रता पूर्वक पुंज निर्माण विधि है जिसके द्वारा लक्ष्य डीएनए की शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। इस विधि द्वारा एकल डीएनए अणु या नमूने का दीर्घीकरण किया जा सकता है। इस तकनीक को सन 1883 में कैरीमुलिस ने खोजा था। इसके लिए इन्हें सन 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, सम्मानित किया गया था। इसी में आगे स्लाइड में जिसमें पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया परखनली में डीएनए का अंतःपात्रीय निषेचन। यदि डीएनए की एक श्रृंखला को एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज तथा 4 न्यूक्लियोटाइड के साथ प्रखनली में मिश्रित किया जाता है तब डीएनए अनेक बार विघटन करता है। अब आता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में निम्नलिखित 3 चरण होते हैं। पहला विकृतीकरण, दूसरा है तापानुशीलता, तीसरा है दीर्घीकरण या प्रसार। इन 3 विधियों द्वारा इनका किया जाता है। तब इस चक्र की पुनरावृत्ति तथा प्रत्येक बार डीएनए अणुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। इसी कारण पीसीआर श्रृंखला को चक्रीय अभिक्रिया कहते हैं। पीसीआर स्वायत्त रूप से पूर्ण होती है, इसीलिए कुछ घंटों में डीएनए के एक लघु अणु अल्प प्रयास द्वारा लाखों बार दीर्घीकरण किया जाता। प्राप्त उत्पादों को आगे अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आता है अथवा मनुष्य में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखी। यहाँ पे 2 है प्रश्न दिया था पीसीआर के बारे में या मनुष्य में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो लिंग निर्धारण को प्रक्रिया जिसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। इसी को क्या कहेंगे? लिंग निर्धारण कहेंगे। क्लियर? पहला है इसमें XX या XY प्रक्रिया। यह लिंग निर्धारण की सबसे सामान्य विधि है। कुछ स्तनियों में कीटों में पाए जाते हैं जैसे ड्रोसोफिला, मानव आदि में इस प्रकार की विधि द्वारा अंतर्गत मादाओं में समान संरचनाएं होते हैं। ये 2 X लिंग गुणसूत्र जैसे XX के उपस्थित होते हैं। ये मादाएं केवल एक ही प्रकार के अणुओं का निर्माण करते हैं जिनमें X लिंग गुणसूत्र उपस्थित होता है। उनके अंतर्गत नर में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र X एवं Y होते हैं। एवं इससे XY युक्त 2 प्रकार के शुक्राणुओं का होते हैं। अतः भ्रूण में लिंग का निर्धारण गुणसूत्र पर निर्भर करता है, यानी जिसमें XX होगा वो फीमेल होगा, जिसमें XY होगा वो क्या होगा? मेल होगा। क्लियर है? अब आता है XO या X0। इस प्रक्रिया के द्वारा लिंग निर्धारण कीट जैसे समूह हेप्टेरा, बग में आर्थोप्टेरा में पाया जाता है। इसके अंतर्गत मादाओं में 2 X गुणसूत्र तथा नरों में केवल एक लिंग X गुणसूत्र उपस्थित होता है। इन जंतुओं में अयुग्मित X गुणसूत्रों की उपस्थिति नरत्व को तथा युग्मित X गुणसूत्र की उपस्थिति मादत्व को निर्धारित करती है। इसके बाद आता है Z एवं ZO प्रक्रिया द्वारा। इस प्रक्रिया में मादा विषमयुग्मी तथा नर विषमयुग्मी होते हैं। इनमें नर में 2 समान प्रकार के X लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इनकी मादाओं से में या तो केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है जिसे XO या X एवं एक Y गुणसूत्र जिसे क्या कहते हैं? XY गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, करा XY एवं X0 पद्धति में दुविधा हटाने के लिए इस पद्धति को क्रमशः ZZ या ZW एवं ZZO से अंकित किया जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न कशेरुकियों जंतुओं जैसे मत्स्य, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग में किया जाता है। क्लियर? लिंग निर्धारण अगुणित या द्विगुणित क्रिया विधि द्वारा। इस प्रकार के लिंग निर्धारण की
क्रियाविधि हाइमेनोप्टेरस जैसे कीट, जैसे कि मधुमक्खियां, तितैया, चींटियां देखने को मिलती है। मधुमक्खियों में समानतः 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्विगुणित रानी, इसका विकास निषेचित अंड से होता है। रानी का विकास किससे होता है? निषेचित अंड से होता है। इसी प्रकार द्विगुणित श्रमिक, ये अर्धसूत्री विकास मादाएं हैं जिनका विकास निषेचित अंडों से होता है, परंतु इनमें जनन अंग विकसित नहीं होता। उसी प्रकार नर या ड्रोन आते हैं। इनका विकास अनिषेचित अंडों से अनिषेचक द्वारा होता है। जब निषेचित अंडाणुओं से ही संतति जीव विकास होता है तो इस प्रकार के जनन को अनिषेचक जनन कहते हैं। इस घटना को चार्ल्स बोनेट ने 1745 में, किसमें? 1745 में एडिस में खोजा था। ड्रोन पर नर शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार विकसित हार्नियोट्रॉप्स कहते हैं। अतः निषेचित अंडाणुओं से नर का विकास तथा निषेचित अंडाणुओं से मादा का विकास होता है। अतः मादाएं द्विगुणित एवं नर अगुणित होते हैं तथा अंडाणु और सूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। मधुमक्खी में द्विगुणित लार्वा के उर्वरक रानी व बाद श्रमिक स्टेराइल फीमेल का विकास भोजन की गुणवत्ता पर आश्रित होता है। यदि लार्वा का भोजन के रूप में श्रमिक मक्खियों का मुख से स्रावित शैली, जिसे शाहजेली या जेलीफिश जिसे कहते हैं, वो रानी को खाता है, वह रानी मक्खी में विकसित होता है। इसके विपरीत यदि लार्वा के पोषण के रूप में परागकण युक्त मकरंद प्राप्त होता है तो वह बंद या मादा श्रमिक के रूप में विकसित होता है तथा यहाँ वातावरण पोषण उपलब्धता एवं अवृतता को नियंत्रित करता है, न कि लिंग निर्धारण को मानव लिंग को निर्धारण करता है। क्लियर है? अब मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक दाहिक, एक है लिंग गुणसूत्र। बताएं मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं मेल और फीमेल में समान होते हैं, जिसे ऑटोसिम्स कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। जो 23वां जोड़ी होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्स होते हैं, एक्स वाई, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्लियर है? लिंग निर्धारण की एक्स वाई विधि, स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र एक्स होते हैं और पुरुष में एक लिंग एक्स एक वाई होता है। अतः स्त्री में अंड जनन के फलस्वरूप बने सभी गुणसूत्र एक अगुणित सेट दैहिक गुणसूत्रों का और एक एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, जिसमें 22 + एक्स यानी 23 गुणसूत्र। अतः सारे अंडाणु एक समान होते, इसीलिए स्त्री के संयुग्मकी लिंग होते हैं। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु के फलस्वरूप बने आधे शुक्राणुओं के एक अगुणित सेट दैहिक गुणसूत्र और एक गुणसूत्र एवं आधे गुणसूत्र के एक सेट अगुणित दैहिक गुणसूत्र वायु गुणसूत्र होता है। इनमें 2 प्रकार के शुक्राणु का निर्माण होता है, लगभग 50% एक्स 22 + एक्स और 50% 22 + वाई गुणसूत्र होती है। इसीलिए पुरुषों में विषम युग्मकी लिंग गुणसूत्र कहते हैं। निषेचन के समय यदि 22 + वाई वाले गुणसूत्र का समाकलन अंडाणु के साथ होता है तब नर संतान उत्पन्न होती है, तथा यदि शुक्र अंडाणु में समाकलन 22 + एक्स गुणसूत्र के साथ होता है तो संतान मादा पुत्र यानी एक्स वाला, अरे एक्स वाला मिलेगा मेल से तो लड़की होगा, वाई वाला से मिलेगा तो क्या होगा? लड़का होगा। क्लियर है? यानी लड़का लड़की पैदा करने का श्रेय किसको जाएगा? पुरुष को। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न है, संक्रमण रोग से क्या समझते हैं? एक उदाहरण देखिए, इनकी व्याख्या कीजिए। संक्रमण रोग किसे कहते हैं? संक्रमण रोग की विधि भी बताना है। हाँ, संक्रमण रोग। उत्तर है संक्रमण रोग। संक्रमण रोग किसे कहेंगे? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है उसे क्या कहते हैं? संक्रमण रोग कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। करा जिसमें संक्रमण रोग जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोन, कवक आदि के द्वारा फैलते हैं, जैसे तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, खसरा आदि होगा। इसमें पहला है क्षय रोग। पहला क्या है? क्षय रोग या तपेदिक रोग। क्षय रोग किसे कहेंगे? तपेदिक। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलस नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह जीवाणु मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह जीवाणु रोगी के थूक, खांसी, उसके श्वास आदि के वायु के माध्यम से फैलता है। लक्षण क्या है? रोगी को ज्वर, थकावट होती है,
रोगी को भूख नहीं लगती तथा शरीर के भार में कमी आने लगती है। नेक्स्ट, खांसी थूक के साथ रुधिर में भी आने लगता है। यह रोग कुपोषण, थकावट, सर्दी जुकाम के प्रति संवेदनशील व्यक्ति में जल्दी हो जाता है। यह रोग घनी आबादी वाले गंदे क्षेत्रों, नम और आधारपूर्ण आवासों में रहने वाले व्यक्तियों को शीघ्र ही हो जाता है। बचाव के उपाय क्या है? इसमें क्या क्या बचाव के उपाय? इसके संक्रमण से बचने के लिए BCG का टीका लगवाना चाहिए। संतुलित भोजन द्वारा इस रोग को बचा जा सकता है। उपचार, इस रोग के में टेट्रामाइसिन औषधि से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त ATT एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट द्वारा इस रोग का उपचार संभव है। अब आता है हैजा। क्या होता है? हैजा। यह रोग विब्रियो कॉलेरी जीवाणु द्वारा फैलता है। ये हैजा मक्खियों द्वारा संक्रमित जल भोज्य पदार्थ द्वारा होता है। लक्षण, यह रोग में रोगी को दस्त, उल्टी और पेट में ऐंठन होने लगती है। शरीर में जल की कमी होने लगती है। बचाव, पानी उबालकर पीना चाहिए। हैजा का टीका लगवाना चाहिए। उपचार, रोगी को जल और ORS का घोल पिलाना चाहिए। रोगी को हैजा के रोगी को अमृत धारा और नाइट्रोग्लिसरीन अम्ल की 5 से 10 बूंदें मिलाकर दी जानी चाहिए, जिससे रोग का होता है लाभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ गया, हार्डी-विनबर्ग का नियम स्पष्ट कीजिए। हार्डी-विनबर्ग का नियम, यह सिद्धांत सन 1908 में इंग्लैंड के गणितज्ञ G.H. हार्डी और जर्मन फिजिशियन विनबर्ग ने स्पष्ट किया। क्या किया? स्पष्ट किया। उन सभी बड़ी मेडेनियन आबादियों में विभिन्न जीन्स के व जीन रूपी अपेक्षित आवृत्तियों की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी होती है, जिनमें पहला क्या, किसी भी प्रकार का आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होते हैं, या जीन पूल स्थायी रहता है, अर्थात किसी प्रकार के जीन परिवर्तन नहीं होते हैं। लैंगिक जनन होता है तथा युग्मकों को समकरण संयोगित होता है। प्राकृतिक वर्ण नहीं होता है। इसे हार्डी-विनबर्ग संतुलन भी कहते हैं। यह वास्तव में मेंडल के नियम में पृथक्करण अर्थात युग्मकों की शुद्धता के नियम का तार्किक निष्कर्ष है। हार्डी-विनबर्ग के गणितीय समीकरणों की सहायता से इस निष्कर्ष को समझा, जिसे सम्मिलित रूप से हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसी आबादी के सभी सदस्यों के सभी आनुवंशिक लक्षणों के समस्त जीन सामूहिक रूप से आबादी के जीन पूल का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक बड़ी जीन आबादी जीन पूल तक अपरिवर्तित रहता है जब तक विकास को प्रेरित करने वाले कारक जैसे जीनी अपवहन, परागमन, उत्परिवर्तन तथा प्राकृतिक वर्ण उसको प्रभावित नहीं करता। अगर किसी आबादी के जीन पूल में एक जीन युगल ए को मान लिया जाए तथा प्रभावी जीन ए और प्रभावी जीन स्मॉल ए की प्रवृत्तियों को P तथा स्मॉल p की सहायता से दर्शाया तो P+Q बराबर 1 हो जाएगा। जिन आवृत्ति P+Q का होल स्क्वायर बराबर 1, P स्क्वायर 2+P A+B का होल स्क्वायर है, P स्क्वायर प्लस 2PQ+Q स्क्वायर इक्वल टू 1। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई भी आबादी आनुवंशिक संतुलन में है, अर्थात जिन प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब विकास की दर भी शून्य होगी। हार्डी-विनबर्ग के सिद्धांत गणितीय समीकरणों को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न 9वां हमारा प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जीवाश्म क्या है? जैव विकास में जीवाश्म का महत्व बताइए। उत्तर इसका, जीवाश्म भूतल की चट्टानों को प्राचीन कालीन जीवधारियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों की आय की गणना चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों अथवा उनके समस्थानिक और रेडियोधर्मिता विहीन तत्वों का अनुमानित मात्रा के आधार पर की जाती है। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मी कहलाता है। यह मुख्यतः स्तरित चट्टानों में प्राप्त होते तथा जैव विकास को समझाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जीवाश्मों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? जीवाश्म निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, अपरिवर्तन जीवाश्म, ये बर्फ या अंबर में ज्यों का त्यों सुरक्षित रहते हैं। दूसरा है साँचा जीवाश्म, इनकी मृत जीवधारियों की वह आकृतियों का साँचा चट्टानों पर बन जाता है, इसे आकृति को साँचा जीवाश्म कहते हैं। कभी कभी
सांचे में खनिज तत्वों का काष्ठ भी मिल जाता है। ठप्पा जीवाश्म, इसमें मृत जीवधारियों की आकृति चट्टान पर बन जाती है, छप जाती है। इसके बाद आता है प्राकृतिकृत जीवाश्म, जीवधारियों के कठोर भागों जैसे अस्थि कवच, काष्ठीय 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 जड़ आदि में कार्बनिक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और उनके स्थान पर सिलिका, चूना आदि खनिज एकत्र होते हैं। इस प्रक्रिया को प्रस्तुतिकरण कहते हैं। इससे बना जीवाश्म पत्थर से बनी संरचना के समान दिखाई देता है। जीवाश्मों के अध्ययन को स्पष्ट हुआ कि स्टिगोफाइलेशिया के उभयचर और आर्केस्ट्रिया से पक्षियों का विकास है। जीवाश्म जैव विकास के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण माने जाते हैं। जीवाश्मों का महत्व, जीवाश्मों में से जीव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। इनकी सहायता से हमें इन्हें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं और परिवर्तनों का पता चलता है। जीवाश्मों की आय का निर्धारण, जीवाश्मों की आय के निर्धारण के लिए सर्वप्रथम स्तरित या तत्क्षणिक चट्टानों के उन स्तरों को आय का निर्धारण किया जाता है जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। पूर्व वैज्ञानिक इनकी आय का निर्धारण स्तर मोटाई आधार पर करते हैं, परंतु वर्तमान वैज्ञानिक रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा से बने स्तरों की आय का निर्धारण करते हैं। यह विकिरण मात्रिक अवधि धारण करती है। रेडियो सक्रिय कार्बन 14 डेटिंग विधि द्वारा या WFE द्वारा सन 1949 में खोजी गई। कार्बन की अर्धआयु 55-68 वर्ष कम होने के कारण इस विधि द्वारा 40,000-50,000 वर्ष पुरानी जीवाश्मों की आयु का अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि के मतानुसार सामान्यतः जीवों के शरीर में कार्बन 14 रेडियो कार्बन की निश्चित मात्रा होती है, परंतु जीवाश्म कार्बन 14 धीरे धीरे कार्बन 12 में विघटित हो जाता रहता है, किंतु इसकी मात्रा पुनः स्थापित नहीं हो पाता है। लगभग जीवाश्म रेडियो कार्बन की मात्रा माप पर उसकी आयु की पता लगाया जा सकता है। अब आता मनुष्य में निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निषेचन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। जब मेल फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन का जिसके फल स्वरूप क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है, जिसमें एक बार में लाखों करोड़ों स्पर्म पहुंचते हैं, जिसमें कई प्रकार की बाधाएं होती है। इस बाधाओं पार करके बस एक स्पर्म अंडक तक पहुंचता है, जो कोरोना रेडिएटा को भेद करके शुक्राणु इस स्पर्म का